अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा मॉड्यूल 14 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर हमने दो एग्जांपल करनी है जो कि हमने फॉर्मेट पढ़ा था पार्ट 2 के अंदर। उसी पार्ट फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे और एंड में थोड़ी सी ITTR देखेंगे और उसके बाद इसे एक फिनिश। प्रॉब्लम करने से पहले जो हमने अभी तक पढ़ा उसको मैं सम अप कर रहा हूँ कि प्राइम कॉस्ट क्या थी, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस अदर कॉस्ट, कुछ भी है पहले अदर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, FOH फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। FOH मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो जो डायरेक्ट कॉस्ट, फिर इनडायरेक्ट मतलब लेबर, मतलब जिसके साथ भी लेबर आ जाए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, अदर कॉस्ट, ठीक है। जिसके साथ डायरेक्ट आएगा तो वो सारा प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा। FOH में इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, मटेरियल इनडायरेक्ट हो या कोई इसके अलावा कोई कॉस्ट देते, फिर इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये पढ़ा था हमने। अभी हम चलते हैं आगे और हम हैंडआउट्स पे चलते हैं। अच्छा जी, तो हम हैंडआउट से करते हैं क्योंकि हैंडआउट से ज़्यादा क्लियर लिखा हुआ है। कह रहा है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। ये हमें पता लगे क्या बनाना है हमने। ऑफ संधू स्पोर्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। अभी हमने ये साथ साथ इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। ये ऊपर हमें टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे हमें इंट्रीज करनी है। संधू स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31, साथ ही इतना हमने लिख के बैठ गए। आगे बताओ जी क्या करना है। आगे हमें ये बता रहा है कि देखें, हमने ना फॉर्मेट जो पढ़ा था उसमें देखा था कि हमने पहले जो रॉ मटेरियल है उनको ऐड कर लेना सबको। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग, ठीक है। तो ओपनिंग जो है वो 1500। तो हमने ये देख डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट यहाँ से लिख के समझे एक तरह से हेडिंग दे के, तो नीचे सारी एंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री 1500 पे हमने इधर डाल दी और इधर से उठा के। सेकंड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग, रॉ मटेरियल क्लोजिंग को हम नीचे जाके डालेंगे क्योंकि एंड में करके डालते हैं। अच्छा, बाकी के आइटम ऐसे करना करते हैं, ठीक है जी। रॉ मटेरियल परचेजेस 2400 की परचेज की, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट कॉलम में डाल दिए क्योंकि हमने इसमें ऐड करेंगे, फिर हम ओपनिंग इन्वेंट्री के एंड करेंगे, फिर एंड में जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर रॉ मटेरियल हो गया कैरेज इन वर्ड्स 1000 कराया, ठीक है। और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, इधर हम रुक जाएंगे, ये वेजेस वाला मामला शुरू हो गया तो पहले हम इसको ऐड कर लेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसने कितनी दी हमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये देख लें जी, ये वाली 2100, ठीक है। हमने एंट्रीज कर ली हैं और यहाँ तक हम आके रुक जाएंगे, जिसको हमने ऐड कर लेना पहले, ठीक है। ऐड कर लिया जी, ऐड कर लेते हैं जी। ओपनिंग इन्वेंट्री, अच्छा पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25,000 आ गया और ये हमने लिखे 25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें उसने दे दी थी 1500 रुपये की, तो ये वाला टोटल कितना हो गया, ये 26,500 हो गया। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2100 की दे दी, तो ये 26,500 में से 21,000 ये 2100 निकालेंगे तो 24,400 आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। इतना हमने कर लिया। डायरेक्ट लेबर का आज देखते हैं कितनी दे रहा है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स, ठीक है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स उसने यहाँ पे दे दी। अच्छा, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये अदर में हम डालेंगे इसको, अदर में, ठीक है जी। हमने देखा था अदर कॉस्ट उसमें पैराग्राफ में लिखा था उसने, तो ये रॉयल्टी एट प्रोडक्शन स्टेज वाली, प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर रॉयल्टी है तो आपने इसको अदर कॉस्ट में, डायरेक्ट अदर कॉस्ट में डाल देना है। चले जी, दो हमने डाल दी, ये वाली और ये वाली, और हमने 40,500 ये बना लिए। अभी क्या हुआ, हमने काम कितना कर लिया, हमारे पास जितनी भी कॉस्ट थी डायरेक्ट वाली हमने ऐड कर ली, तो 69,400 बन गया हमारे, सही है जी। आगे जी आगे हमारे इनडायरेक्ट मामला शुरू हुआ। इनडायरेक्ट, ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अदर। देखिए मैं बताया था डायरेक्ट प्लांट मशीनरी तो चल रहे हैं, डेप्रिसिएशन उनकी हो रही है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट भी, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट का इनडायरेक्ट कैसे हो गया, इस वजह से कि आप एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ उसको टाई नहीं कर सकते कि ये बना था तो रेंट हमने दिया, नहीं, तो वो तो कारखाना है ना, वो तो सारा कुछ उसके अंदर पैदा हो रहा है, तो इसे तो डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल कर देंगे हम, सही है जी। अच्छा जी, सारे प्राइमरी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट हमारे पास सारी, हमने प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने सारी यहाँ पे ये ऐड कर दी। तो प्राइम कॉस्ट को मैंने आपको क्या बताया था कि सारी डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ऊपर पैराग्राफ में दी थी हमने ऐड करी, तो ये बन गई, ये क्या बन गई,
ये वाली क्या बन गई, FOH फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, ये हेडिंग दे दी हुई इसने, यहाँ पे भी लिख देता तो अच्छा था। ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट बन गई। ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन गई ये वाली। अच्छा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट तो सारे तो फिनिश प्रोडक्ट नहीं होते, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री साल के स्टार्ट के ऊपर हमारे पास जो सामान पड़ा था वो 0 क्लोजिंग इन्वेंट्री 0, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो जितनी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी, ये 0 क्यों लिखी हमने, क्योंकि हमें उसने वर्क इन ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी नहीं। ठीक है, किसकी, फिनिश गुड की या वर्क इन प्रोसेस की, कुछ भी नहीं दिया हमें। सॉरी, वर्क इन प्रोसेस की आएगी, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए फिनिश गुड की आएगी ना, तो हमें उसने टेबल के अंदर हमने 0 दी वर्क इन प्रोसेस वाली, तो हमने इसको फाइनल कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के साथ। अच्छा जी, अभी क्या कह रहा है हमें, दूसरी एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है अज्यूम द सेम डाटा एज गिवन इन द प्रैक्टिस 14.1, ऊपर वाला कह रहा है सारा डाटा वही यूज़ करना है। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, काम भी वही करना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, अज्यूम द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन वर्क इन इन्वेंट्री इज 12,000। देखा, जो वर्क इन इन्वेंट्री की ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर नहीं दी थी उसने नीचे दे दी। उसने कहा वही बाकी सारा डाटा यूज़ कर लो, और बाकी हमें कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोसेस, ये ले जी, क्लोजिंग और ओपनिंग। हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सारा मामला वैसे कि वैसे ही। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे उसने आगे कहा है, मैं आपको देता हूँ, रुके कह रहा है, मैं आपको देता हूँ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो 12,000 दी थी हमने, क्योंकि ओपनिंग साल की स्टार्ट वाली जो होगी वो प्रोडक्ट तो सारे फिनिश हो गए होंगे, तो इस वजह से उसको हमने ऐड करना होता है। तो हमने 1,11,900 में ओपनिंग वर्क इन्वेंट्री 12,000 ऐड करनी है, और क्लोजिंग वर्क इन्वेंट्री हमारे पास जो उसने दी 10,900 माइनस करनी है। कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि अभी सामान हमारा तैयार है, उसकी कॉस्ट। सही हो गया जी। अभी हम चलते हैं जनाब, ये मॉड्यूल के तकरीबन ख़त्म होता नज़र आ रहा है हमें, इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर पूरे चैप्टर की। सही है जी। अच्छा जी, पहला पॉइंट हम तो पहचान बताना चाह रहे हैं कि वेर वेजेस अकाउंट, कह रहा है अगर इसका ट्रायल बैलेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का एक जो कारखाना है उसका ट्रायल बैलेंस अगर आपको दिया जाए, कह रहा है उसके अंदर वेजेस हों, तो उनको आप डायरेक्ट वेजेस ले लेना, क्योंकि कह रहा है कि अगर रॉ मटेरियल आपके पास है तो आप उसको कन्वर्ट तो नहीं कर सकते तब तक। वो मतलब जो आपके कारपेंटर थे, जो बनाने वाले थे फर्नीचर वगैरह, तो वो वेजेस उनकी तनख्वाहें तो ज़रूरी है ना, तो वही तो कन्वर्ट करते हैं। इस पर डायरेक्ट कह रहा है इसको डायरेक्ट कॉस्ट लीजिएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर वो ट्रेडिंग एंटिटी मीन्स अगर आपका जो शोरूम है उसके अंदर अगर वो दोनों अटैच हैं, तो वहाँ पे एक मुलाजिम काम कर रहा है, तो कह रहा है उसको इसके अंदर नहीं डालना, उसको उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस यूज़ करना है। उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन्स कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ना करे, ट्रेडिंग वाला जाके ना, जो कारखाने वाला है, उसको वो उस कारखाने उस शोरूम का वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ऑपरेट करने में वो मुलाजिम यूज़ हो रहा है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मुझे समझा रहा है। तो अभी सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें पहले तो नहीं डायरेक्ट कॉस्ट को बताया, डायरेक्ट कॉस्ट हम समझ चुके हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट की एक एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल का दे रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है, ज़ाहिर है वो एक आइटम से एसोसिएट नहीं कर सकते, सारे आइटम को के लिए होता है। और जो भी उससे उस कारखाने का जो ऑफिस है जिसके ऊपर सुपरवाइजर समझे बैठता है, या वो पंखे जो जिसके नीचे बैठ के लोग काम कर रहे हैं, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगा। सही हो गया। अभी इसके अलावा क्या मटेरियल होते हैं, कॉस्ट ऑफ लूज टूल्स, वे टूल जो यूज़ कर रहे हैं, ड्रिल मशीन और हथौड़े यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने कहा था आरा भी यूज़ करते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ लूज टूल परचेज, यार ये भी परचेज़ की। स्पेयर पार्ट्स इनके यूज़ किए। फिर फ्यूल परचेज, फ्यूल जो पेट्रोल या सर कोई भी चीज़ें, इनडायरेक्ट मटीरियल। अच्छा, फिर इनको एडजस्ट कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बात हम अकाउंटिंग की तरफ आए ना, वो ये कि हमने, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि हमने ज़ाहिर है अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो इनका और डायरेक्ट हम इसको स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते कि इतना जो है टूल इस बेड या सोफे या कुर्सी के लिए यूज़ हो, तो फिर कैसे करना है। तो ये क्या करते हैं, पूरे साल के दौरान जो उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है, और फिर साल के दौरान जितनी परचेज़ की इस इन्वेंट्री की इनडायरेक्ट में जो आएगा मटीरियल, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि बनाने के लिए, और इसके अलावा क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो इनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, वो माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास एक नेट वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे उसके अंदर डाल देंगे, जैसे अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। सही है, तो इसको हम इस तरह करके ऐड कर देंगे। फिर उसका ये कहना है कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी भी होती हैं,
अब बैलेंस शीट को आप भूल नहीं जाना, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट आप ये मत समझिएगा कि अब हमारा सारा ध्यान जो है इनकी तरफ आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ और ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। तो ये अकाउंट्स है, ठीक है, अकाउंट्स है। इन अकाउंट्स की बेस पे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये भी उसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही हैं जो हमने 5 पढ़ी थी, या मेन वही हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो ये जस्ट अकाउंट है, क्या है इनका, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट है, यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट होंगी वो हम वैल्यू उठा के डाल देंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर, समझ लगी ना। तो कंफ्यूज ना कर दीजिएगा कि शायद कोई नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आई, वो उधर की उधर ही है। अभी देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो हमें अभी जिक्र कर रहे थे, जो हमने कहा माइनस करेंगे और बच जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमने कहा याद कर दी, करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स कहाँ होते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, सही है। और इसी तरह जो हमने ऊपर चीज़ें कैलकुलेट की, अच्छा एक और भी होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पर यूनिट एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि जैसे एक सोफ़ा बना उसकी कितनी कॉस्ट निकली। अभी तो हमने पूरे साल की कॉस्ट निकाली है ना। एक मिनट, एक पॉइंट जो अभी क्लियर कर ही दूँ मैं आपको, हाँ जी, ये वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड मीन्स इसमें बहुत सारा सामान है, उस कारखाने के अंदर बनने वाला सारा सामान है, उसकी टोटल की कॉस्ट हमारी ये है। तो अभी पर यूनिट इससे निकलेगी। सपोज कि मैं कहूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 1,13,000 जो है, ये क्या चीज़ है, मैं कहूँ कि इसमें 5 सोफ़े बने थे और कोई 5 कुर्सियाँ बनी थी, कोई 2 ड्रेसिंग टेबल बने थे और 2 बेड बने थे ना। इतना खैर इतनी सस्ते बनते नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर उस सबको इंडिविजुअल कॉस्ट बना के तो इस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर उसके अंदर डिवाइड कर देंगे और पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, सही हो गया। तो ये ऐसे करके कॉस्ट पर गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट आ जाएगी हमारे पास। तो इसके साथ ही माशाल्लाह से हमने जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 14 ख़त्म कर लिया है। और आपने अभी देखें, ये इसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एंट्री नहीं आई, प्रॉपर एंट्री, ठीक है। सारा मैथमेटिक्स था, एक कॉन्सेप्ट था और मैथमेटिक्स था। और बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब हमने स्टार्ट वाले जितने चैप्टर से बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसमें कवर कर लिए, ठीक है। और उन्हीं की बेस पे हमने जब उनको क्लोज किया, लेजर के आके इनकम स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बना ली, बैलेंस शीट बना ली, उसके आगे देख लें, आगे आगे ये कम हो जाती, मेन वो सारी अकाउंटिंग हम पीछे पढ़ ली। अब यहाँ पे जो एंट्री हैं उनको सेट वेट करके कि ये करंट एसेट है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इसको किधर क्रेडिट करना है, किधर डेबिट करना है, और ये सारे मामला करके हम वही बोलो जो प्रिंसिपल पहले पढ़े उसी के अंदर कर देंगे। चलिए माशाल्लाह यहाँ पे हम इस पार्ट 3 को ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही माशाल्लाह से आपका मॉड्यूल 14 में ख़त्म हो गया है। तो आखिरी बात जो मुझे याद आ गई है कि वो ये कि जितने भी अभी हमने देखा हमने ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये छोटे छोटे जो है छोटे छोटे पार्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे पूछ ले बीच में से, इसी तरह के आपको देखें ना। अभी एक मिनट, एक चीज़ क्लियर कर ही दिए आपको। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे वो आपको ये टेबल दे दे, इतना सही है, ये टेबल दे दे, वो कहे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का वो बना के दो। अभी ये 5 मार्क्स के लिए कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं है, 5 मार्क्स के लिए आ सकती। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी बैलेंस शीट नहीं बनवाएगा, बीच का एक पोर्शन पूछ लेगा, या आपसे आपको कह देता है कि प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करें, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट के 3 नंबर क्वेश्चन, इधर से आपको इतनी ये कह दे, तो इतनी सारी चीज़ें करनी प्राइम कॉस्ट, तो 3 नंबर के लिए टाइम भी इतना नहीं लगा, जस्टिफाइड है, तो इस तरह बीच बीच में पोर्शन पूछेगा, पूरी स्टेटमेंट नहीं पूछेगा। तो मेरे ख्याल में पेपर का भी आइडिया थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया है। और एक टिप ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आगे आगे समझ ना आती है। चलिए जी, माशाल्लाह से काफ़ी बातें हो गई, पेपर का भी थोड़ा पैटर्न डिस्कस हो गया, पेपर के क्वेश्चन भी हो गए डिस्कस। ये सिर्फ इस वजह से था तो कि इस मॉड्यूल को हमने थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लिया और टाइम हमारे पर बच गया, तो इस वजह से मैंने कहा इंपॉर्टेंट बातें आपके शेयर कर दूँ। चलिए जी, नेक्स्ट मॉड्यूल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।